क्या आपको पता है कि होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करने की एक सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उसने इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़कने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। उनके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे, उनसे काम करवाने, उनसे एक जगह इकट्ठा करने और उन्हें मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए, जिसमें सबसे कुख्यात था ऑस्टविट्ज। यहूदियों को इस शिविरों में लाया जाता था और बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता था। जिन्हें काम करने से काबिल नहीं समझा जाता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, बल्कि बाकी बचे यहूदियों में से ज़्यादातर भूख और बीमारियों में से दम तोड़ देते थे। युद्ध के सामने आए दस्तावेज से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदियों को खत्म कर देना था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। यह नरसंहार संख्या प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए विलक्षण था। इसके तहत एक समुदाय के लोग यहाँ भी मिले, वे मारे जाने लगे सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे। इन कारणों के चलते ही इसे अपनी तरह का नाम दिया गया, होलोकॉस्ट। इस सवाल के कई जवाब पेश किए जाते हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, लेकिन कोई भी एक जवाब कभी संतोषजनक नहीं हो सकता। ऐतिहासिक जवाब कुछ इस तरह है। 1930 के दशक में जर्मन जनसंख्या के एक बड़े हिस्से से एक ऐसे समाज में रहने की रजामंदी जताई जो नफरत, जातीय श्रेष्ठता की आवश्यकता और हिंसा पर आधारित थी। वे जिस व्यवस्था से बंधे थे उसकी केंद्रीय धारणा यह थी कि यहूदी लोग हर चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जो जर्मनों के खिलाफ है और इसलिए यहूदियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह धारणा दुनिया को देखने के एक नस्ली नज़रिए से भी जुड़ी थी जो जर्मनों को मास्टर रेस का हिस्सा मानती थी। यहूदियों को विनाशकारी भौतिक गुणों वाले एंटी रेस का जब यहूदियों को भौगोलिक रूप से खात्मा संभव नहीं हो सका तब उन्होंने कट्टर रास्ता अख्तियार किया जो था अंतिम हल। इतिहास में इस तरह की और भी घटनाएं हैं, लेकिन होलोकॉस्ट की कुछ बातें उनसे विलक्षण बनाती है। नाजी जर्मन के अलावा भी कई सरकार ने कैंप सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इतिहास के ज़्यादातर हिस्से में यहूदी को कत्ल किया जाता रहा, लेकिन 2 मुख्य वजहों से होलोकॉस्ट को सबसे अलग कहा जा सकता है। पहला, दूसरों समूहों के प्रति अपनी नीतियों से अलग नाजियों से हर यहूदी को मारने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था या काम की परवाह नहीं की। उन्होंने इस मकसद को अंजाम देने के लिए खास तौर पर एक आधुनिक नौकरशाही का इस्तेमाल किया। और दूसरा, नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोग और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। एंजेलिज मेरी एनफर्क का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। साल 1933 में जब नाजी सत्ता में आए, 4 साल की उम्र में उन्हें सब परिवार जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे लोग नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पहुंचे, लेकिन 1940 में वहां नाजियों का कब्जा शुरू होने के साथ साथ भी वे फंस गए। वहां भी जब यहूदी लोग पर अत्याचार बढ़ने लगे तब जुलाई 1942 में इस परिवार ने एन के पिता के दफ्तर की इमारत में स्थित गुप्त कमरों में शरण लिया और वहीं रहने लगा। करीब 2 साल बाद जब उसके साथ विश्वासघात हुआ और वे गिरफ्तार कर लिए गए, अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातनाओं शिविरों में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के महीने बाद एन की टाइफाइड की वजह से हर्बजन बेल्सन कंट्रेशन शिविर में मौत हो गई। 1 हफ्ते पहले ही एन की बहन ने दम तोड़ा था। परिवार में सिर्फ एन के पिता जीवित बचे जो युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे। उन्हें वहां एन की एक डायरी सुरक्षित मिल गई जिसे उन्होंने छुप छुप कर बताई गई जिंदगी के दौरान लिखा था। काफ़ी प्रयासों के बाद पिता ने यह डायरी 1947 में प्रकाशित करवाई। इस डायरी का डच से अनुवाद हुआ और 1952 में यह डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। डायरी एन को उनके 13वें जन्मदिन पर मिली थी।
इसमें उन्होंने 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच का अपने जीवन का घटनाक्रम बयां किया था। उस डायरी का कम से कम 77 भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। यह डायरी कई नाटकों और फिल्मों की बुनियादी बनी। एन फर्क को उनकी लेखनी की गुणवत्ता और होलोकॉस्ट की सबसे मशहूर और चर्चित पीड़ितों में से एक रूप में जाना जाता है। वह उन 10 लाख यहूदी बच्चों में से थी जिन्हें होलोकॉस्ट में अपने बचपन, परिवार और जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। शुक्रिया।